खबरों के पीछे की असल खबर जानना चाहते हैं तो देखते रहिए पॉइंट ब्लैंक बाय पुष्पेंद्र। मैं पुष्पेंद्र जी के पास आता हूँ। पुष्पेंद्र, जैसे हरि जी ने काफी सारे जो घटक दल हैं विपक्षी दलों के, उसके बारे में उन्होंने कुछ नए संकेत दिए हैं। तो आपको क्या लगता है कि विपक्षी दलों की एकता बनती जा रही है, दिखाई दे रही है, मजबूत की तरफ अग्रसर भी दिखाई देती है, लेकिन तमाम तरह के उनमें आपस में मत भिन्नताएं भी नजर आती हैं कि कितनी सीटों पर कौन क्या लड़ेगा। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या एक राय पर वो लोग पैनल सहमत होते दिखाई देता है, वो क्या उसमें और कुछ कभी दिखाई देता कुछ और इसमें संघर्ष आपस का इनका? भाई हरि जोशी जी को, विवेक जी को, आपके सभी दर्शकों को प्रशांत जी मेरा नमस्कार। बहुत अच्छा होता अगर आप पहले विवेक भाई को मौका देते और मैं उनकी बातें सुनता, और क्योंकि आपने ये मेरे पाले में डाल दी है और हरिशंकर जोशी जी के थ्रू डाली है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं दर्शकों को जो सुन रहा हूँ, जो देख रहा हूँ, जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उसे हम अपने दर्शकों के साथ साझा करते हैं। वैशाली, इंडिया गठबंधन के लिए लोग क्या कहते हैं? जब बैठो जो बीजेपी समर्थक हैं वो कहते हैं साहब जूतियों में दाल बटेगी, कहाँ सरकार चलेगी, अभी तो इनमें बहुत लड़ाई होगी। और ये वो बातें हैं जो एक्चुअली हर एक के मन में उठती। अब इसके पक्ष में क्या जाता है? इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाते हैं फिलहाल का माहौल, जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं वो इसे शक्ति देते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो राहुल गांधी का पर्सनैलिटी चेंज है, टर्न अराउंड है वो, और दूसरे इस समय सारे जो विपक्षी नेता हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज इस बात को सपोर्ट करती है कि हम एक जगह होने जा रहे हैं। वो नीतीश ने बड़े प्यार से कल कह दिया कि मुझे तो कोई पद नहीं चाहिए, और अभी तक राहुल गांधी की तरफ से भी यही आ रहा है कि कोई पद नहीं चाहिए। अब यदा कदा देखिए, कभी गहलोत साहब कह दे, कभी कोई कह दे कि राहुल को पीएम बनाइए, तो अरविंद केजरीवाल को पीएम बनने की आवाज़ आज उठने लगी। हो सकता है कल को बंगाल से ममता बनर्जी के लिए भी ऐसी आवाज़ें उठने लगे। बावजूद सारी अच्छी परिस्थितियों के और सारे जो सर्कमस्टांसेस है वो फेवर कर रहे हैं इंडिया गठबंधन को, लेकिन चैलेंज बहुत बड़ा है, चुनौती अभी भी बहुत बड़ी है। एकजुटता को कायम रखना और सीट एडजस्टमेंट, जिसकी बात अभी भाई हरिशंकर जोशी भी कर रहे थे। अब वो सही है कितना गलत है कि मायावती ने 40 सीट मांग ली। अखिलेश बार बार कहते हैं कि भाई कांग्रेस को बहुत त्याग करना होगा, तो इसका क्या आशय है? ममता बनर्जी एक तरह से साफ कहती है कि भाई वहाँ पे मेरे अलावा कोई ना आवे। तो ये सारी चीज़ें कैसे मैच होंगी? एक बात, चलिए इसी तरह समझौते होते जाएंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है, जो मेरी नज़र में है एक मतदाता के तौर पे, एक नागरिक के तौर पे, कि जो बरक्स देखा जाएगा तो नरेंद्र मोदी के बरक्स देखा जाएगा। ये तो बहुत अच्छा है कि हम कह रहे हैं कि भाई हमारे सभी बनने लायक हैं और बड़े योग्य हैं, लेकिन फिर भी जनता ये जानना चाहेगी वोट देने से पहले कि आखिर उनके सामने चेहरा कौन होगा। और जहाँ तक मैं समझता हूँ ये चेहरा डिसाइड करना ये आसान नहीं है, और अगर ये प्रीपोन होता है तो फिर पहले ही गठबंधन में मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। अब कल के हालात के बाद जिस तरह से नीतीश ने मना किया, तो बार बार चाहे वो टीवी डिबेट्स हों, आपस की डिबेट्स हों, चर्चा हो, तो उसमें खड़गे का नाम आगे आया, मल्लिकार्जुन खड़गे। नो डाउट बड़ी मैच्योरिटी से वो अपना पद संभाल रहे हैं, अपनी एक्सेप्टेंस बढ़ा रहे हैं, और दलित होने के नाते, मैच्योर होने के नाते उनकी स्वीकार्यता हो भी सकती है। हालांकि मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा वहाँ पे, जैसा भी भाई जोशी जी बता रहे थे कि शायद कोई फ्लैग तैयार हो गया, एक लोगो भी तैयार हो गया, जो मैंने भी जानकारी हासिल की है। सारी बातें ऐसी हो रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना हाँ जी, कि अगर आप चुनाव लड़ने जाएंगे, ये एकता होगी नहीं होगी, इसको भी हम एक बात को मान लेते हैं कि सब ठीक ठाक हो गया, सीटों का एडजस्टमेंट भी हो गया, लेकिन आपको इस देश को एक विजन देना होगा, एक रोड मैप देना होगा, और ये बताना होगा कि मोदी के अगेंस्ट कौन, और मोदी से बेहतर हम क्या कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे। क्या ये इसके लिए तैयारी इंडिया गठबंधन की है, या इसके लिए एक और बैठक की इंतजार की जाएगी?
दूसरी ओर चर्चा चल रही है कि कहीं चुनाव जल्दी ना करा दें इस समय की सरकार। तो देखिए, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, उन्होंने भारतीय राजनीति में बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट्स दिए। वो सरप्राइज दे सकते हैं, कभी भी दे सकते हैं। हालांकि जब कल बहस हो रही थी तो जैसे दिसंबर के लिए कहा ममता बनर्जी और नीतीश ने, तो मेरी गट फीलिंग और मेरी ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस नहीं कहता कि वो दिसंबर में चुनाव कराना चाहेंगे, क्योंकि उनके लिए फिलहाल कोई बहुत पॉजिटिव चीज़ें नहीं है। तो राम जन्मभूमि के मुद्दे को वो ज़रूर भुनाना चाहेंगे, और जो कि जनवरी में होगा। तो मुझे नहीं लगता कि अगर जल्दी कराएंगे भी तो दिसंबर में कराएं। सरप्राइज वो देते रहे हैं, दे सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं दिसंबर के लिए सहमत नहीं हुआ। मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि दिसंबर में चुनाव हो जाए। राज्यों के चुनाव के साथ अगर वो चुनाव कराते हैं, मोदी का फायदा मिलता है कि भाई मोदी का चेहरा सामने आ जाता है, और जो स्टेट्स की इनकम्बेंसी है उस पर वो पार पा लेंगे, मध्य प्रदेश में, खासतौर पर मध्य प्रदेश में। तो ये सारी बातें तर्क वितर्क हैं बहुत सारे, लेकिन इन सारी बातों के बाद भी एज ए वोटर आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो कि इंडिया गठबंधन का विजन क्या है। आप इकोनॉमी पे क्या करने वाले हैं, आप एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या करने वाले हैं, क्या आप महंगाई को काबू कर पाएंगे, क्या आप जो फॉरेन पॉलिसी है जो भी चल रही, अच्छाई या बुराई, क्या उसको कैसे करेंगे। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, ये चेहरा ना बताने के फायदे ये हैं कि आपकी एकता बनी रहे, पर उसका नुकसान ये है कि मोदी के सामने कौन, जब तक पसंद चूज नहीं हो, मेरे को चूज करने का अधिकार ही नहीं देंगे, तो मैं कैसे अपना फैसला ले पाऊंगा। मुझे लगता है कि ये ऐसे गंभीर सवाल हैं जिनका जवाब इंडिया को देना पड़ेगा, इंडिया गठबंधन को। और अगर वो जवाब संतोषजनक होते हैं, वो रोड मैप अच्छा होता है, वो विजन डॉक्यूमेंट या विजन स्टेटमेंट जो भी आएगा कल की और परसों की बैठक के बाद, मैं भी उसका इंतजार करूंगा कि वो क्या कहते हैं। तो तब पता चलेगा कि लड़ाई के लिए कितने तैयार हैं, और वो भी खास तौर पे उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी से, जो हर समय चुनाव की सोचते रहते हैं, चुनाव मशीनरी की तरह काम करते हैं, और तरह तरह, मतलब उनके आर्सेनल में, उनके आर्मरी में बहुत हथियार हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनसे मुकाबला करने के लिए आपको भी बहुत सशक्त बनना होगा और अपना विजन डॉक्यूमेंट दिखाना होगा। जब मोदी आए थे 14 में, तो जिस तरह से वो बातें कहते आए थे, जिन्हें बाद में उन्हीं के साथियों ने जुमला कह दिया, भले ही हो, लेकिन आपको प्रेजेंटेशन तो बढ़िया देनी पड़ेगी, आपको बताना तो बहुत बढ़िया पड़ेगा। तो मैं भी उसकी इंतजार कर रहा हूँ कि वो क्या विजन डॉक्यूमेंट देते हैं, क्या रोड मैप बताते हैं, और किस तरह से किसे पेश करते हैं कि कैंडिडेट के लिए। तो ये एक सवाल है। हो सकता है विवेक भाई भी इस पर लाइट डालें कि कैंडिडेट को डिक्लेयर ना करने से फायदा है कि एकता बनी रहती है, पर अगर नहीं करते हैं डिक्लेयर तो नुकसान क्या होगा। पुष्पेंद्र जी, आपको क्या लगता है जो मुद्दों की बात हुई है और परसेप्शन की बात हुई है, साथ ही जो विपक्षी दलों की एकता है, क्या वह बीजेपी को बेचैन कर रही है? अगर हम मुद्दों की इसमें साथ में जोड़ते हैं, महंगाई की बात करते हैं, जैसे कि जो राजस्थान में सरकार है कांग्रेस की, उन्होंने 500 रुपये का सिलेंडर वहां दे रहे हैं, महंगाई राहत कैंप लगा रहे हैं। जो अन्य प्रदेश हैं जिसमें विपक्षी दलों की सरकार है, खासतौर से कांग्रेस की, वह ऐसी कुछ राहत दे रही है वहां के मतदाताओं को, जो विपक्षी बीजेपी के लिए चिंता का सबब है। और हम देखें कल 200 रुपये सिलेंडर पे एकदम तत्काल रूप से घटा दिए गए। तो विपक्षी दलों की चुनौती जो बड़ी होती जा रही है दिन पर दिन, वह बीजेपी को समझ में आ रही है, उसकी वो चिंता कहीं ना कहीं लगने लगी है। इसी का परिणाम था कि जो सिलेंडर पे 200 रुपये घटे, और आने वाले समय में, जैसे हरिशंकर जी ने भी कहा, कि चुनौती कहीं ना कहीं उन्हें दिखाई देने लगी विपक्षी दलों की एकता के द्वारा। क्या लगता है आपको? अब भाई हरिशंकर जी तो आज बहुत अच्छे से बोले, और शायद थोड़ा भावावेश में आ गए थे, और उन्होंने कहा कि पुलवामा घड़ा गया, और सारी बातें, वो थोड़ी बातों में मैं इत्तेफाक नहीं रखता भाई की। और भाई ने जो संघ के बारे में व्याख्या की वो बहुत अच्छी थी कि कैसे उन्होंने जड़ें जमाई। और दूसरा जो इन्होंने असली बात कही वो ये कही कि निर्धारण कौन करेगा, हार जीत का निर्णय वो करेगा जो फ्लोटिंग वोटर है, जो इधर से उधर जाता है, जो ओपिनियन पोल में हम देख रहे हैं कभी वो बढ़ रहे हैं कभी घट रहे हैं। अब उसको वो मेंटेन कैसे कर पाएंगे, ये सवाल आएगा। बाकी बार बार जोशी जी, मैं क्षमा चाहूँगा, वो देशमुख जी कह गए थे विवेक जी को, तो सॉरी फॉर दैट जोशी जी, और हम ऐसे बोल जाते हैं कभी कभी। देखिए प्रशांत जी, एक शब्द तो है बेचैनी, और दूसरा है तैयारी। अगर इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा जाए कि साहब वो बेचैन हो गए हैं, बिल्कुल समझ में आता है। और अगर भारतीय लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी तैयारियों को देखें तो मैं इसे तैयारी कहूँगा। मैंने पहले भी बोलते हुए कहा था कि उनके पास, उनके शस्त्रागार में बहुत सारे हथियार हैं, अस्त्र शस्त्र हैं,
जिनका वो समय समय पर प्रयोग करेंगे और बहुत से सरप्राइजेस वो देने की कोशिश करेंगे। तो जो कल 200 रुपये सिलेंडर के दाम कम करने की घोषणा की गई, वो तो उसकी एक झलक मात्र है, क्योंकि उज्ज्वला योजना से माना गया था कि 2019 में उज्ज्वला योजना से बड़ा लाभ मिला था, इसलिए उसका कोटा बढ़ाया गया, 200 रुपये इस पर कम किए गए। साथ ही आपको बता दूं कि यूपी में आयुष्मान स्वास्थ्य योजना का कोटा बढ़ा दिया गया है, और इसलिए वो ये सोच रहे हैं कि कैसे करें, इस पैसे को इस्तेमाल कैसे करें, इतने आदमी नहीं है। तो योगी मंत्रिमंडल के जो कोर कमेटी थी उसमें बैठक हुई और ये कहा गया कि 60 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं सबको दे डालो आयुष्मान, इतना ज़्यादा कोटा दे दिया है। तो वो अब इसे बेचैनी कहें या तैयारी कहें, अमित शाह सब जगह जा रहे हैं, तो वो 4G और 5G आप उसका अर्थ समझ ही रहे होंगे कि 4th जनरेशन है, 5th जनरेशन है, BRS TRS सारी बातें वो कर रहे हैं। देखिए दोनों बातें हैं, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, इसे बेचैनी कह सकते हैं, और स्वस्थ जो लोकतंत्र है उसमें मैं इसे तैयारी कहूँगा। सत्ता में बैठे हैं, उनको अपना बचाव करना है, अपनी सत्ता को कायम रखना है, तो वो अपनी तैयारियों में लग गए। दूसरे पे हमला क्या करना है, सारी बातें वो ये भी बोलने लग गए हैं कि भाई आपस में घटक दल लड़ेंगे, ये होगा वो होगा, तरह तरह के दबाव है। अभी भी देखिए ED भी है, CBI भी है, अभी तो और भी कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। जोशी जी मुस्कुरा रहे हैं। तो ये इनके पास बहुत सारे वेपनरी है। फिर उनका जो सोशल मीडिया का अपना सेल है, वो आप कुछ भी कहें, कितनी कोशिश कांग्रेस ने अब थोड़ी सी शुरू करी है या दूसरे दलों ने शुरू करी है, लेकिन अगर आप नंबर देने लगेंगे तो नंबरों में बहुत ज़्यादा अंतर आएगा। वो कन्याकुमारी तक ऐसे ही नहीं पहुंच जाते, पहले संघ के थ्रू पहुंचते थे, और अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी भी एक अफवाह को, किसी भी एक घटना को किसी भी तरह से पहुंचा सकते हैं, और यहीं से नैरेटिव बनते हैं और इससे माहौल बनता है। ये दुर्भाग्य है कि अब मेन स्ट्रीम मीडिया पे इतना भरोसा ना करके आदमी ऐसे मीडिया पे भरोसा कर रहा है, और उसमें जांच परख का भी मौका नहीं होता। एक बार विचार उसके दिल पे चला गया तो सोसाइटी में चला गया, तो सोसाइटी वालों ने बैठक करी, अरे भाई यही सच है, तो वो उसे अंतिम सत्य मानने लगे, और उसमें वो अभी बहुत आगे हैं। ये मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ बात को कि उनकी जो मीडिया सेल है, IT सेल है, वो अभी भी बहुत आगे है। तो बहुत सी लड़ाई बाकी है, बहुत लड़ाई लड़नी है। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि विवेक जी ने भी कहा और हरि जोशी भाई ने भी कहा, जो माहौल है ना, वो ये फ्लोटिंग वोटर्स को माहौल ही बदलता है। ये माहौल ही है जो जिसकी बात कर रहे थे जोशी जी, कि अंतर तो वही डालते हैं। तो ये माहौल ही क्रिएट करना है, जैसा कि विवेक जी ने भी कहा कि आपको माहौल बनाना पड़ेगा। माहौल बनाने के लिए पूरे जो इवेंट, जिस तरह से वो इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, आपको इवेंट्स करने पड़ेंगे और लोगों को जोड़ना पड़ेगा। उसके लिए भारत जोड़ो यात्रा जैसा इवेंट बहुत अच्छा प्रयास था, और शायद वो दूसरा एक पार्ट उसका करने जा रहे हैं एज ऑफ कांग्रेस। लेकिन इंडिया को मिलकर भी, इंडिया में शामिल दलों को सबको मिलकर भी एक कॉमन थीम पर भी काम करना पड़ेगा, चाहे वो उसे मोहब्बत की दुकान कहें या किसी और नाम से उसे पुकारें, लेकिन ऐसा कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। तब जाके जो ये लड़ाई है ना, तब जाके लड़ाई लड़ पाएंगे। जीत हार तो बात की बात, ये लड़ाई लड़ने की बात कह रहा हूँ। ये बड़ा चैलेंज है विपक्षी दलों के सामने, और बैठक के से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि वे अपना जो नैरेटिव की बात है आपने कही, अपनी एकता की बात की है, और कैसे अपने को बनाए रखते हैं, और कैसे एक नैरेटिव केंद्र सरकार के सामने पेश करते हैं कि विकल्प के तौर पर अपना। और आज की चर्चा में जिस तरह से पूरी विस्तृत आज विश्लेषण किया हमारे अतिथियों ने, मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों चर्चा जरूर पसंद आएगी। और मैं विवेक देश पांडे जी का, पुष्पेंद्र शर्मा जी का, हरीश जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने पूरे विषय को बड़ा सार्थक उसका विश्लेषण किया। मैं आप सभी का पुनः आभार और धन्यवाद करता हूँ। खबरों के अंदर की खबर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। सुर्खियों का मतलब क्या है? खबरों के पीछे की असल खबर जानना चाहते हैं तो देखते रहिए पॉइंट ब्लैंक बाय पुष्पेंद्र। क्या सही क्या गलत, फैसला होगा आपका।